Hello students, let's continue with the principles of insurance. पहले 4 principles हमने पिछले लेक्चर में किए थे. आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. बच्चों के देखो नाम से ही पता चल रहा है. इट मीन्स ये वो प्रिंसिपल है जो कहता है कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, जब भी इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन गुड फेथ. फाइन, यानी कि सब कुछ विश्वास पर बेस्ड है. विश्वास कैसे है? मीन्स सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड बाय बोथ द पार्टीज, चाहे वो कंपनी की तरफ से है यानी कि इंश्योर्ड की तरफ से है, चाहे वो इंश्योरर की तरफ से है. सॉरी, इंश्योर्ड इज जो भी एप्लीकेंट है, जो भी इंश्योरेंस बाय कर रहा है, आई रिपीट, और इंश्योरर इज कंपनी जिसका आप इंश्योरेंस प्रीमियम परचेज कर रहे हो. तो दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टाइमली डिस्क्लोज करें दोनों एक दूसरे को. ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है दैट इज कोटेड बाय 3 डॉक्ट्रिन. वो 3 लीगल डॉक्ट्रिन्स. वो क्या है? द फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन, द सेकंड इज कंसीलमेंट एंड द थर्ड इज वारंटी. रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को दी है, जैसे अपनी एज, वेट, हाइट, ऑक्यूपेशन, फैमिली हिस्ट्री, हेल्थ स्टेटस, क्या वो स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, और जो भी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में रिक्वायर्ड है, एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग given by the applicant to the insurer represents the representation. वो सब क्या है? representation. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो voidable हो जाएगा अगर जो representation मटेरियल है वो झूठा है. ठीक है, और ये जब आप वो फॉर्म फिल करते हो उसमें भी नीचे नोटिफिकेशंस में नीचे जो फाइनल जब आप सिग्नेचर करते हो वहां पर आपको ये डिक्लेरेशन में साइन करने होते हैं. ठीक है, दूसरी चीज है कंसीलमेंट. पहला है कि देखो रिप्रेजेंटेशन मतलब आपने जो कुछ बताया वो सच है. कंसीलमेंट मीन्स छुपाना. ठीक है, यानी कि कंसीलमेंट क्या है? इट इज इंटेंशनल नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट टू द इंश्योरर. यहाँ पर आपने इंश्योरर को जानबूझकर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं बताई. तो कल को जब इंश्योरर को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पता चलती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड वॉइड. द कंपनी इज नॉट लायबल टू पे यू मनी. इंश्योरेंस वाला क्लेम देने के लिए कंपनी आपको लायबल नहीं है. ठीक है, तीसरी चीज क्या है? वारंटी. 3 बताए ना लीगल डॉक्ट्रिन्स. पहला इज रिप्रेजेंटेशन, दूसरा कंसीलमेंट एंड द थर्ड इज वारंटी. तो अब वारंटी क्या है? वारंटी इज अ स्टेटमेंट मेड एंड गारंटेड बाय द मेकर टू बी ट्रू इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर वो डिक्लेरेशन दे रहा है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है? ट्रू है. यही चीज मैंने अभी आपको बताई थी. सो द ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स कंटिन्यू थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट एंड दस इंश्योर्ड इज लायबल टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स एज एंड व्हेन चेंज अकर्स. तो साइमल्टेनियसली जो इंश्योर्ड है उसके मतलब मीनवाइल कोई भी चेंजेस होते हैं तो इंश्योर्ड इज लायबल टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी. क्लियर? सो मोरल ऑफ द स्टोरी, नाम से पता चल रहा है देयर शुड बी गुड फेथ. विश्वास होना चाहिए. विश्वास अब है जब आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करा रहे हो वो क्या है? ट्रू है. यू आर नॉट मेकिंग एनी फॉल्स स्टेटमेंट. क्लियर? नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा. कॉजा प्रॉक्सिमा बच्चों क्या होता है? कॉजा प्रॉक्सिमा मीन्स द नियरेस्ट कॉज. प्रॉक्सिमा कहां से आया? अप्रॉक्सीमेट से. ठीक है, और कॉजा मीन्स कॉज. तो बेसिकली दिस इज अ लैटिन वर्ड. ठीक है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है प्रॉक्सिमेट कॉज. प्रॉक्सिमेट मतलब नियरेस्ट, यानी कि जब भी जब भी इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पर जब जो इंश्योर्ड है वो बाद में जब भी कोई इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई करता है तो वहां पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लॉस का नियरेस्ट कॉज देखती है. ठीक है, यानी कि जो रिमोट कॉज है उसको कंसीडर नहीं किया जाता. देखो यहाँ पर लिखा है द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द कॉज ऑफ लॉस शुड बी इमीडिएट एंड नॉट रिमोट. यानी कि
कारण है जो नुकसान का, दैट शुड बी इमीडिएट वन, नियरेस्ट होना चाहिए, पास होना चाहिए, दूर का नहीं होना चाहिए। कैसे, अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स कई बार क्या हुआ है कि आपको कोई नुकसान हुआ और उस नुकसान के एक से ज्यादा कारण हैं, तो आप देखोगे कि मेन नियरेस्ट कॉज, मेन कॉज क्या है, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप ये देखोगे कि क्या वो कॉज जो था वो हम आपके उस जो कॉन्ट्रैक्ट में है वो था या नहीं था। आर यू गेटिंग इट? सी, इट मीन्स इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन peril or cause, the nearest cause should be taken into consideration to decide the liability। पहली बात कि लॉस एक से ज्यादा रीजंस की वजह से हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या है, नियरेस्ट कॉज को फाइंड आउट करना। ऑल्दो द लॉस मे नॉट हैव हैपेंड विदाउट रिमोट कॉज, ऑब्वियसली कारण बहुत सारे रहे, तो ये भी हो सकता है कि दूसरा कारण अगर उसके बाद दूसरा रीजन ना हुआ होता तो लॉस ना होता, लेकिन आपको देखना है कि सबसे पहला और सबसे नियरेस्ट एक्यूरेट कॉज क्या था, ठीक है। टू फिक्स द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर द नियरेस्ट कॉज विल बी कंसीडर्ड, नॉट द रिमोट वन। तो आप ये देखना है कि इंश्योरर जो है वो क्लेम सेटलमेंट के लिए लायबल है या नहीं, कंपनी आपको पैसा देने के लिए लायबल है या नहीं, उसके लिए आप देखोगे नियरेस्ट कॉज। अगर नियरेस्ट कॉज जो है वो कंसीडर किया जाएगा, वो आपकी असाइनमेंट में, आपके कॉन्ट्रैक्ट में था, देन इट्स फाइन, अदरवाइज द कंपनी इज नॉट लायबल टू पे यू द मनी। फाइन। सो यहाँ पर देखो हैमिल्टन वर्सेस पेंट्रॉफ का एक केस हुआ था 1887 में, जहां पर एक शिप है उसमें वो डैमेज हो गई थी, और डैमेज कैसे हुई थी, सी वाटर से हुई थी। अब बात ये आई कि जो कार्गो ऑन द शिप वाज डैमेज्ड बाय सी वाटर फ्लोइंग इनटू द शिप। अब हुआ क्या था कि शिप में एक होल हो गया था, और होल से सी पानी, जो सी का वाटर है वो अंदर, सारा का सारा पानी जो है वो शिप में भर गया था। लेकिन द पॉइंट इज वो होल कैसे हुआ, द होल इज मेड बाय द रैट्स इन द बाथरूम लीड पाइप। यानी कि होल कैसे हुआ कि वहां के वॉशरूम में, बाथरूम में किसी रैट ने होल कर दिया था, और उस होल से शिप के अंदर पानी आ गया। नाउ द पॉइंट कम्स हियर इज व्हाट इज द नियरेस्ट कॉज हियर। Fine. See, the insurer contended that they are not liable to pay as the damage was due to the rats and that loss is not covered. अब इंश्योरर्स ने कहा कि डैमेज किसकी वजह से हुआ है, रैट की वजह से हुआ है, और रैट का लॉस जो है वो कवर्ड नहीं था, ठीक है। तो अब बात आती है कि नियरेस्ट कॉज क्या था। फिर ये केस में कोर्ट ने जो जजमेंट दी, इट वॉज हेल्ड दैट द प्रॉक्सिमेट कॉज इज सी वाटर, नुकसान सी वाटर की वजह से हुआ था, और इसीलिए इंश्योर्ड इज लायबल टू पे। यानी कि अल्टीमेटली लॉस क्यों हुआ, अगर सी वाटर अंदर नहीं आता तो शिप का नुकसान नहीं होता, और इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लायबल टू पे। सो द कोर्ट हेल्ड दैट कि जो प्रॉक्सिमेट कॉज है वो क्या था, सी वाटर था। अब प्रॉक्सिमेट कॉज सी वाटर था, तो सी वाटर के अगेंस्ट इंश्योरेंस था, इसलिए लायबल, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लायबल है इंश्योरेंस क्लेम को सेटल करने के लिए। क्लियर? द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। बेटा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या कहता है कि इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल द स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस इन द इवेंट ऑफ मिसहैपनिंग। अब इसका मतलब ये है कि एक बार आपने इंश्योरेंस करवा लिया, तो इसका मतलब आपने इंश्योरेंस करवाया मान लो किसी फायर के अगेंस्ट। अब क्या हुआ कि जब वो फायर हुई तो आप सोचो कि नहीं हमारा तो इंश्योरेंस हो रहा है, चलिए लगती है आग, हमारे को तो पैसे मिल जाएंगे। नहीं, यू हैव टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू जो उस फायर को रोकने के लिए। अब वो नेसेसरी स्टेप्स क्या हो सकते हैं, आपको देखना है कि आसपास पानी जो भी डाला गया, या फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज किया गया, नेबर्स की हेल्प के लिए कॉल किया गया। तो यू हैव टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, ठीक है। So let's read it. As per this principle, the insured must take all the necessary steps to minimize loss in the event of mishappening. The insured must not neglect and behave irresponsibly during such event, but he is not bound to do so at the risk of his life. अब ये भी नहीं है कि उसको ऐसा करना है तो वो अपनी लाइफ के रिस्क पे कर सकता है, नहीं, कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए उसको ये सब करना है। तो at the time of mishappening, he should take all the necessary steps, ठीक है, एज अ प्रूडेंट पर्सन वुड डू इन दैट केस। तो अगर मान लो किसी उसका इंश्योरेंस ना हुआ होता, तब वो जो स्टेप्स लेता उसको सारे के सारे वही स्टेप्स लेने हैं। जैसे यहाँ पर देखो दे रखा है कि मिस्टर जैन का हाउस है,
उसमें आग लग गई। आग कैसे लगी? इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से लगी। अब इस सिनेरियो में मिस्टर जैन को क्या करना है? सारे के सारे नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं, जैसे कि फायर ब्रिगेड को बुलाना, फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज करना, नेबर्स को बुलाना हेल्प के लिए, ताकि किसी भी तरीके से फायर को रोका जा सके। सो ही शुड नॉट रिमेन इनएक्टिव इवन इफ हिज हाउस इज इंश्योर्ड। क्लियर? सो मिटिगेशन ऑफ लॉस मीन्स यहाँ पर इंश्योर्ड की लाइबिलिटी बनती है कि वो लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करे। That's all about the principles of insurance. Objective, need, importance, purpose. We'll be doing it in the next lecture. Take care.